प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद है रऊफ टासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक से हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले 6 जजेस के खत का मामला, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास, एलामिया जारी होने का इम्कान। दूसरी तरफ वकला तंजीमों का खत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, तहकीकात का मुतालबा, तहरीक चलाने का भी इंदिया दे दिया। पीटीआई ने जजेस के खत को अदालती तारीख का टर्निंग पॉइंट करार दे दिया। जजेस के खत के बाद इमरान खान के खिलाफ फैसलों की कानूनी हैसियत खत्म हो गई, बैरिस्टर गौहर का दावा। खत के नताइज क्या निकलेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे चीनी इंजीनियर्स की हलाकतें, दुश्मन को सबक सिखाने का फैसला, वजीर आजम की जेर सदारत गैर मामूली सिक्योरिटी इजलास, पाकिस्तान के मेहमानों पर बुरी नजर डालने वाले हर दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ेंगे, आर्मी चीफ ने ऐलान कर दिया। मुश्तरका तहकीकात की हिदायत, मुल्क दुश्मनों के खिलाफ अब क्या कार्रवाई होने जा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हुकूमत ऑपोजिशन एक पेज पर आ गई। पंजाब में 7 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, एमल वली खान समेत दीगर कई सेनेटर्स भी बिला मुकाबला चुन लिए गए। क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और नून लीग के दरमियान सेनेट इलेक्शन में कोई डील हुई है? दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने का हुक्म दे दिया गया। इसके हवाले से जो अहम डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर रिपोर्टर कंबर जैदी ने, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कंबर। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस कंबर। ये बताइए कि कल एक खत सामने आया और उसके बाद पूरे मुल्क में एक भूचाल सा आ गया, हर तरफ यही बात हो रही है। आज उस पर फुल कोर्ट मीटिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में, क्या डिस्कशन रही और क्या फैसले हुए, डिटेल्स क्या हैं इसकी? देखिए, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2 अहम मुलाकातें की हैं। उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से पहली मुलाकात थी, वजीर कानून उस मुलाकात में शरीक थे और जराये के मुताबिक अटॉर्नी जनरल और दोनों वजीर कानून के दरमियान जो है मामला वो खत पर डिस्कस हुआ है, जो 6 जजेस की के हवाले से खत लिखा गया। फिर उसके बाद हमने फौरी एक बड़ी डेवलपमेंट देखी, वो जुडिशल काउंसिल की जो मीटिंग है वो कॉल कर ली गई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम जजेस को बुलाया गया। शाम 4 बजे ये इजलास शुरू हुआ, तकरीबन 6 बजे तक ये इजलास जारी रहा। 2 घंटे 12 मिनट इस इजलास में मुख्तलिफ जजेस ने अपनी राय दी खत के ऊपर, लेकिन जराए हमें ये बताते हैं कि वक्त क्योंकि कम था, अफ्तारी का टाइम होने वाला था, तो इस वजह से इस इजलास को खत्म कर दिया गया। कुछ जजेस इसमें अभी गुफ्तगू कर रहे थे, तो कभी इम्कान है कि पॉसिबली हो सकता है ये कल भी जारी रहे और ये भी पॉसिबल है कि कल में कोई इलामिया जारी हो जाए। तो काफी देर हम वेट भी करते रहे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई इलामिया जारी होगा, जिसमें 2 पॉसिबिलिटीज थी। या तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला टेकअप हो, इसको देखा जाए कि ये जजेस की जानिब से खत लिखा जाए, क्या करना है, इस पर तहकीकात होंगी, कमीशन बनाया जाए, या फिर ये तमाम मामला जो है 184(3) के तहत जो सू मोटो का इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट खुद देखे। वैसे जुडिशल कमेटी के सामने जब ये मामला आया तो ज्यादा कभी इम्कान यही है कि 184(3) के तहत अगर जजेस पर अपना रद्द अमल देते हैं और कहते हैं कि इस मामले को प्रोब होना चाहिए, इस मामले को हमने टेकअप करना चाहिए, ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का मामला है, तो 184(3) के तहत वो सुन सकते हैं इस मुकदमे को और उसमें फिर कोई भी मुनासिब हुक्म जारी किया जा सकता है। लेकिन ताहाल अभी तक कोई इलामिया नहीं आया, तो हम जो है खुद से इलामिया नहीं आया कंबर। लेकिन कल एक और खबर के बारे में बात हो रही है कि शायद कल पीएम की और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की मीटिंग होने जा रही है। इसकी आप तस्दीक करते हैं इस खबर की? हमारे जराए ये बता रहे हैं कि जो वजीर कानून है उन्होंने जब मुलाकात की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, तो उन्होंने ये बात सामने रखी कि वजीर आजम मुलाकात करना चाहते हैं और वजीर आजम की अभी तक की इतलात के मुताबिक कल 2 बजे जो है वो मुलाकात एक्सपेक्टेड है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। वजीर आजम खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आएंगे और इस मुलाकात में 2-3 चीजें हैं जिसको अहम समझा जा रहा है। एक तो बज़ाहिर जो बातें सामने आई हैं जजेस के खत के हवाले से, वो तो मामला है ही, कुछ टैक्स के केसेस के हवाले से भी है जो वजीर आजम ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उठाना है। तो हमारे जराए ने हमें ये बताया कि ये कल मुलाकात जो है मुतवक्की है, वजीर आजम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलेंगे। और आज इसी सिलसिले में वजीर कानून ने भी चीफ जस्टिस से मुलाकात की है, जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से जो मेरी एक्सक्लूसिवली बात हुई अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से, तो उन्होंने कहा कि ये मामला बड़ा सीरियस है जो जजेस ने लेटर लिखा है, तो हुकूमत इसमें अपना मौक़िफ़ भी चाहती है कि दे। तो एक इदारा है तो जुडिशरी का है, एक फिर एग्जेक्टिव इदारा है, तो एग्जेक्टिव और जुडिशरी का क्या मिलकर कोई मौक़िफ़ आएगा या जुडिशरी अपना अलग से मौक़िफ़ देगी? वजीर आजम किस तरह इस मामले को टैकल करेंगे,
तो ये एक बड़ा चैलेंज है, हुकूमत जिस पर सोच रही है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम इससे बड़ा सीरियसली ले रहे हैं, और जब चीफ जस्टिस से उनकी चैम्बर में मुलाकात हुई तो चीफ जस्टिस भी इससे बड़ा सीरियसली ले रहे थे। तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने हमें कन्वे किया और हम आपके नाज़रीन को बता रहे हैं। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी आपने इनसाइड स्टोरीज और चीज़ें डिटेल्स आपने शेयर की। अगर मैं ठीक समझाऊं तो आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो मिलना चाहते हैं वो टैक्स के कोई स्टेज हैं, कोई टैक्स के इश्यूज हैं जिन पे मिलना चाह रहे हैं। ये प्लीज़ मैं दोबारा ये रिकन्फर्म कीजिएगा, मैं शायद प्रॉपर। कुछ टैक्स के मामला जो हैं अदालतों में ज़ेर इल्तवा है, वो जो है इस हवाले से भी चीफ जो वजीर आजम पाकिस्तान है कि टैक्स के मामला जो हैं वो तेजी के साथ हो, उनका जो है कुछ अदालतों में केसेस पेंडिंग है तो वो उसको जल्दी निपटाया जाए। आपने इसको क्लैरिफाई किया, थैंक यू वेरी मच। ये हम मतलब उनके पास अटॉर्नी जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का यही काम होता है कि वो हुकूमत या इदारे जो भी हैं उनका लॉ ऑफिसर हैं, उनके दरमियान एक ब्रिज का गैप एक अदा करते हैं। और बड़ी इनकी ये जो मौजूदा अगर अटॉर्नी वहाँ पे हैं, अटॉर्नी जनरल साहब हैं, इनकी तारीफ भी की जाती है, इन पर तनकीद साहब से हर कोई करता है, लेकिन तारीफ भी करते हैं कि इनका बड़ा अच्छा सबके साथ एक तल्लुक है। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को क्यों ज़रूरत पेश आ रही, स्पेशली इन द गिवन सिचुएशन जब इतना बड़ा लेटर सामने आ चुका है, बहुत सारी स्पेकुलेशंस हो रही हैं, बातें हो रही हैं, इसकी एग्जेक्टिव या एस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर और दबाव की बातें हो रही हैं। तो इन हालात में वज़ीर आज़म का मिलना इस पे आके चीफ जस्टिस साहब से, तो ये तो ज़्यादा नहीं मेरा ख्याल है क्राइसिस को ये गहरा करेगा, मुखालफिन को मौका देगा कि वो इस पे रेज करें, क्वेश्चन रेज करें जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब से क्यों मिल रहे हैं। लाख कहते रहे जी टैक्स के इश्यूज हैं, ये लोग उन्हें तो, और मेरा ख्याल उन्हें यकीन तो नहीं करना। क्लासेस साहब बिल्कुल गिवन सर्कमस्टांसेस में ये ना सिर्फ ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म देगा, बल्कि हुकूमत के लिए मैं ये समझता हूँ कि बड़ा सेटबैक भी होगा इसमें, क्योंकि अभी राइट नाउ जो 6 जज की जानिब से इल्जाम लगाए गए हैं उसमें एक तो बड़ा कैटेगोरिकली एग्जेक्टिव को टारगेट किया गया, दूसरा जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज को टारगेट किया गया। तो इसमें साथ में वो ये भी कहते हैं कि हमने ये मामला चीफ जस्टिस तक अपने पहुंचाया था, उनकी जानिब से कहा गया कि मैं ये देखता हूं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो इस तमाम मामले में वजीर आजम का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलना, ये तो इस चीज की निशानदेही, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल प्रेशर है, आप ये कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है बिग ऑफिस, लॉ ऑफिस, मतलब यहाँ पे बड़े से बड़े वकील जो हैं वो वजीर कानून नहीं बनना चाहते, वो अपनी प्रैक्टिस से लाखों करोड़ों की छोड़ कर आते हैं, वो अटॉर्नी जनरल बनना चाहते हैं चंद लाख की तनख्वाह पे, कि इसका क्लाउड बहुत बड़ा है, अब उसकी डिटेल में हम नहीं जाते। तो मतलब ये कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का इतना क्लाउड नहीं है कि वो उनसे डायरेक्ट बात कर सके, रिक्वेस्ट कर सकें। अगर वो नहीं की जाती तो एक छोटा सा प्रेस रिलीज तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस भी रिलीज कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कर सकता है, वजारत कानून कर सकती है। माजी में होते रहे इस तरह प्रेस का, आपको याद होगा प्रेस रिलीज आके जारी होती रही हैं कि ये फलां इश्यूज हैं जो वहाँ पे स्टकअप हैं, और उस पर जुडिशरी रिस्पॉन्ड करती रही है। सो वो तो वो उसका डायरेक्ट का मतलब तो ये है कि आपको पता है पहले भी शहबाज शरीफ साहब के अगर जजेस के हवाले से एतराज़ात रहते थे, जस्टिस क्यूम वाली टेपें और बहुत सारे इन पर एतराज़ात थे। तो डोंट यू थिंक ये काजी साहब को भी थोड़ा सा वो सोचना पड़ेगा कि इन हालात में मुझे मिलना चाहिए या मुझे ये इशू जो है उनका अटॉर्नी जनरल के साथ मिल के बैठ के हल कर लेना चाहिए। बिल्कुल क्लासेस साहब, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बड़ी पर्टिनेंट है। आज ये मुख्तलिफ हल्कों में डिस्कस भी होती रही है कि आया वजीर आजम खुद अगर मिलने आ रहे हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमने वजीर आजम के बहुत से ऐसे इकदाम भी देखे जिनमें फैसला किया गया और उसके बाद फिर उन इकदाम से यू टर्न ले लिया गया। तो अब तक की मीटिंग के हवाले से जो हमारी मुख्तलिफ लॉयर्स से बात हुई है, जो बुकला कम्युनिटी से, वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है कि अगर कोई ऐसी मीटिंग होती है तो उससे जो तासुब जा रहा है वो बहुत पॉजिटिव नहीं जा रहा, अदलिया के हवाले से भी, खुद एग्जेक्टिव के हवाले से भी। क्योंकि राइट नाउ सबसे बड़ा इशू, जो सबसे पर्टिनेंट इशू है, वो 6 जजेस के अदलिया में मुदाखलत का मामला है, जो ये कह रहे हैं कि उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तो ऐसे में एग्जेक्टिव अगर जुडिशरी से मिलेगी तो जो तासुर अवाम में जाएगा वो बड़ा अदलिया के लिए तबाहकुन है। अच्छा, वैसे ये बताइएगा कंबर, ये क्या मतलब शहबाज शरीफ साहब को, नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, इज द प्राइम मिनिस्टर, फेयर एनफ, ये क्या है कि कोई ना कोई ऐसी कोई जेस्चर कर बैठते हैं जिससे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। आर्मी चीफ मिलने आए, उनको बैर रिसीव किया, सलूट मारा, वो कई दिन तक अगर शोर चलता रहा उनके मुखालफिन, ट्विटर, सोशल मीडिया। अब वो स्पेशली इन द अगेन
एक मिडल ऑफ द कंट्रोवर्सी, चलो 2-4 दिन हफ्ता आगे पीछे भी किया जा सकता था, उन्होंने कहा नहीं काली लाइट रहे थे, परसों मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट मिलने के लिए। तो ये क्या मतलब है, मुझे तो नहीं समझ आ रही कि जो लोग उनको एडवाइस करते हैं ये चीज़ें और उन पे एडवाइस पे चलते हैं कि 2-4 दिन को धूल बैठने दें। उन्होंने कहा नहीं इन द मिडल ऑफ द कंट्रोवर्सी मैं तो जाऊँगा भाई, जो होना है वो बाद में देख लेंगे। मेरे ख्याल से जो एक क्लासेस साहब इसमें मेरी अपनी रीडिंग ये है कि ये जो जजेस का 6 जजेस का खत लिखना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड सा मामला है और इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है। और इसी प्रेशर की अगर बात करें तो वो मुझे कहीं ना कहीं अटॉर्नी जो आज बात की है तो उनकी जानिब से भी उन्होंने जो बातें की उनकी जानिब भी लगा है कि वो प्रेशर ले रहे हैं, हुकूमत भी ले रही है और खुद अदलिया भी ले रही है। क्योंकि इस्लामाबाद के जो 10 सीटें उनमें 2 तो वैकेंट हैं, 8 जजेस अभी जो फंक्शनल हैं जिसमें से 6 जजेस की जानिब से ये लेटर लिख दिए गए। और इसके अलावा अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देखें तो अभी राइट नाउ बड़े इंपॉर्टेंट केसेस इस्लामाबाद में जैसे हाई कोर्ट में लगे हैं, साइफर केस की समाअत, इसके अलावा दीगर जो केसेस हैं तोशा खाना केस, तो गिवन सर्कमस्टांसेस में बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि आज तहरीक इंसाफ ने भी ये बड़ा जो सवाल उठाया कि ऐसे मामले में कि जब जजेस कहें कि हमें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है तो जजेस की जानिब से दिए गए फैसले कितने जो है वो मौसर होंगे उसको भी देखना अच्छा, है। एक और कमर बताइएगा, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि कोई प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस की मुलाकात हो रही है। इन द पास्ट मैं 2-4 मिसालें बताता हूँ। मुझे याद पड़ता है कि इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी उस वक्त भी, शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे वहाँ पे लाहौर में, पंजाब के। इन्होंने 23 जजेस के, अडाक जजेस की लिस्ट दी थी अपॉइंटमेंट के लिए। गवर्नर उस वक्त थे तसीर साहब, उन्होंने रोक ली थी। बाबर रहमान साहब लॉ मिनिस्टर थे, जरदारी साहब उस वक्त ये सदर थे, गिलानी साहब वजीर आजम थे। तो बड़ा, ये 2011 की बात कर रहा हूँ अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो 2010-11 था ये। तो बहुत बड़ी एक लड़ाई शुरू हुई थी। और उसके बाद ये इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं ये वजीर आजम हाउस उनसे मिलने गए थे, इनसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी कि हाँ जी ठीक है हम वो कर लेते हैं। और उसी अंडरस्टैंडिंग नतीजे में ही मेरा ख्याल खोसा साहब और शायद ये होगा साकिब निसार साहब को ऊपर लाया गया था, वो वहाँ रखना चाह रहे थे। मेरा ख्याल ख्वाजा शरीफ साहब को मेंटेन करना चाह रहे थे चीफ जस्टिस के तौर पर। तो वो भी हमने देखा कि यहाँ से चीफ जस्टिस मिलने गए थे वजीर आजम से। हमने फिर ये देखा इमरान खान साहब भी, साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस थे तो उनके भी कोई मसले फंसे हुए थे, खान साहब के 2-4 करीबी लोगों को कोई केसेस थे, तो वो भी मिले थे उनसे जाके यहाँ पर आके। सो ये तो माजी में भी इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं, रही हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आ रहे हैं, जैसे इमरान खान साहब आए थे। तो इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर साहब को काम है, उस वक्त तो उनको काम था, उनको चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को काम था, उन्होंने मर्जी के जजेस लगवाने थे तो वो गए थे गिलानी साहब के पास। तो समझा जाए कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर अपने कोई एजेंडे के साथ आ रहे हैं मिलने के लिए। देखिए, अगर मुलाकात के लिए प्राइम मिनिस्टर खुद टाइम मांगे अपने वजीर कानून के जरिए से और फिर उसके बाद मुलाकात की भी जाए, अगर ये कल मुलाकात होती है तो तासुर तो यही है कि वजीर आजम को खुद कोई काम है, खुद कोई ऐसी बात है जो कोई बड़ा इशू है जो कि वो पर्सनली जाके डिस्कस करना चाहते हैं। वो अपने अटॉर्नी जनरल पे भी निसार नहीं कर रहे हैं इस मामले पे, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर खुद जाता है और चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑफिस में जाता है, जस्टिस के ऑफिस में जाता है, तो इसकी अपनी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है कि 2 सरबराह जो हैं, जो बड़े इदारों के सरबराह हैं, वो आपस में मिले हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का खुद जाना, कोई किसी हवाले से रिक्वेस्ट करना है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो बड़ा मीनिंगफुल होगा। तो इसको मैं इस कॉन्टेक्स्ट में भी देख रहा हूँ कि अगर वजीर आजम खुद जाते हैं, किसी चीज की रिक्वेस्ट करते हैं कि राइट नाउ अभी मामलात ऐसे हैं, इससे अगर सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर सवालात पैदा होते हैं, हम एक टेररिज्म की भी जंग लड़ रहे हैं, तो इस मामले को अगर हाइप दी जाती है तो अदलिया का भी इमेज खराब होता है। तो अगर इस तरह की भी कोई रिक्वेस्ट पुट की जाती है तो मेरा ख्याल से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की सिग्निफिकेंस इतनी है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान माइट भी पॉसिबल उसे कंसिडर करें। लेकिन अभी इस मामले पर सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अकेले स्टेक होल्डर नहीं है इस मामले पर। अब जुडिशियल कमेटी के इजलास के बाद तमाम जजेस जो हैं वो इस मामले को। अच्छा, आपकी क्या रीडिंग है कमिंग टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ टुडे सर? आपकी क्या रीडिंग है? बड़ा इसको कीनली फॉलो करते हैं। यू हैव वेरी ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन, आई मस्ट से, आई एम इम्प्रेस्ड। आप हमेशा जब भी आते हैं यू कम आउट विद लॉट ऑफ लॉजिक, रीजंस, इनसाइड स्टोरीज, एंड आपकी रीडिंग बड़ी कई दफ़ा ठीक साबित हुई है। ये क्या करेंगे, ये फुल कोर्ट जो बैठा है, आप सब इस माहौल को देख रहे हैं, तो क्या फैसला आएगा इसका? ये उनको समन किया जाएगा? अगेन समन, आई एम सॉरी मे बी हार्श वर्ड, अगेन जो ऑनरेबल जजेस हैं 6, इनको बुलाया जाएगा वहाँ पे कि आप आएँ और अपनी यहाँ डिलिब्रेशन करें? और फिर क्या उसको वो लाइव भी दिखाया जाएगा कौम को, जैसे आजकल सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग है कि उनसे पूछा जाएगा हाँ जी सबूत दें, बताएं, और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं? तो ये क्या करेंगे, क्या फैसला आ सकता है इसका इन पे? 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि इसको 184 के नीचे जो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है वो सुने,
और उसमें बेशक कोई इंक्वायरी कमीशन बना दिया जाए, जैसा कि आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी कहा है कि 3 जजेस पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी जाए और वो कमेटी प्रूव करे कि आया कि एलिगेशन जो लगाए गए हैं वो ट्रू भी हैं या नहीं, या फिर कोई जजेस का अपना पर्सनल एजेंडा तो नहीं था, जैसे हमें सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते नजर आ रहे हैं ये 6 जजेस तो पीटीआई का बयानिया टो कर रहे हैं। तो इस तमाम चीज को प्रूव करे, फिर उसके साथ बाद जो कोई चीज है, लेकिन वो तमाम इख्तियारात वो 184(3) के अंडर जब केस को लगाएंगे तब यूज कर सकते हैं। दूसरा उनके पास अल्टरनेट ऑप्शन ये है, आज मियां दाऊद की जानिब से जिन्होंने मुजाहिर अली अकबर नकवी को फारिग कराया था। कंबर आपकी आवाज कॉल ड्रॉप हुई है। तासब बड़ी डिटेल्स बता रहे हैं। गुड रिपोर्टर है, हाँ मस्त जी। है। अगर कोई उनसे लाइन मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम अगर ब्रेक लेने तो ब्रेक जी लें। बिल्कुल, उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं क्लास साहब, और ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा हमने कुछ बात करनी है चीनी इंजीनियर्स के हवाले से जो हलाकतें हुई और उसके भी ऊपर हैं एक इश्यूज मीटिंग हुई सेनेट के है। हैं, उनको डिस्कस करते जी हैं। सेनेट की भी चीज डिस्कस करनी है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, खाकवानी साहब हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर में, उनसे बात करेंगे इस पूरे पॉलिटिकल टर्मोइल पे। अब जो एक इसमें करने वाली बात है क्लास साहब कि ये एक था तो पॉलिटिकल, अभी हमने खुदा करके इलेक्शन गुजारे, हुकूमत साजी हुई, एक पॉलिटिकल टर्मोइल था जो इस मुल्क में मौजूद था। अब उसकी जद में बराह रास्त इदारे आ गए हैं। ये बड़ा अहम सवाल है, इस पे बात करते हैं। मैंने अभी वो पढ़ा था, ये इसके सेनेट के जो इलेक्शन हुए हैं ना, मैं थोड़ा सा इससे पहले खकवानी साहब हैं उसमें, ये देख उमर साथ है ना, मैं चलो बस एक कमेंट करके ना, ये उमर सरफराज चीमा साहब जो साहब गवर्नर हैं वो जेल में हैं, और वो जो हो गए जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो जो लंदन में बैठे हैं वहाँ पे, वो सेनेटर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। उमर सरफराज चीमा साहब जो हैं, इतनी सख्तियाँ देखें बेचारे ने, जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, केसेस हुए उनके साथ बहुत सारी, अगेन और बहुत सारे पीटीए के लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, उनको कवरिंग कैंडिडेट रखा था। जो जुल्फी बुखारी नहीं हुए, राजा अब्बास हुए। नहीं, मेरा ख्याल है उनका नाम आ रहा था इसमें, ये अगर मैंने पढ़ा है ये, चलें फिर अगर उनका नाम हटा दिया गया था, उन्होंने उमर चीमा साहब के, अगर इस पे हमने प्रोग्राम भी किया, आपको याद होगा, हमने यही कहा था कि सरफराज ये चीमा साहब जो हैं, उमर सरफराज, इनको आप टिकट कर दें। जुल्फी बुखारी साहब वेट कर सकते हैं, उनको मुश्किल नहीं। हामिद खान साहब जो हैं वो वेट कर सकते हैं, उनके कागज वापस करा दिए गए हैं उमर सरफराज चीमा साहब, उनकी जगह कोई और नाम जो है ना उनको कराया गया। मेरा ख्याल है अपने इन वर्कर्स को आपको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी, जो जेलों में हैं, जो ज्यादतियां भुगत रहे हैं, जिनके साथ या रियासती इदारे या दीगर लोग ज्यादती कर रहे हैं। जी प्लीज खकवानी। अच्छा, हमारे साथ इसाक खकवानी साहब मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खकवानी साहब। जी वालेकुम बेबी। खकवानी साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, ये एक मुल्क में ऐसा कहते एक भूंचाल सा आया हुआ है, और जो इस पे ये टॉप अप कर दिया है, ये जो खत आया है 6 जजेस का, और इसमें जिस किस्म के तशवीशनाक खौफनाक इल्जामात हैं इदारों के ऊपर, अब आपको क्या लगता है क्या होगा? ये वाकई पाकिस्तान की सियासत में कभी और इदारों में इतने हाई लेवल के जजेस ने, यकमुश्त 6 हजरात ने, इस किस्म की आज तक कोई तस्वीर नहीं मिलती कि ऐसा काम किसी ने किया हो। अगर उन्होंने सोच समझ के ये चीज की है और वो इतने सीनियर ओहदों पर हैं, तो ये जरूर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जिसको उन्होंने एड्रेस किया है, उनको इसकी तहकीक करनी पड़ेगी। और ये बड़ा ही पाकिस्तान के इतने बड़े इदारे पर इस किस्म की जो उन्होंने तकलीफ बयान की है अपने सारे कुलीग्स के साथ, इस तरह हुआ है, तो ये बड़ी एक शर्मनाक बात भी है, और ये मुल्क के लिए एक बड़ा ही एक ब्लैक लॉ और बैक इस किस्म का जो उनके साथ एक तशद्दुद किया गया है उनके दोस्तों के साथ, उनके रिश्तेदारों पर, ये इसकी कोई नज़ीर पहले मिलती नहीं है इस किस्म की। और अल्लाह करे कि ये इनको, चूँकि खुद ये इंसाफ देने वाले हैं, अल्लाह करे कि जुडिशल काउंसिल जो है वो इनको भी इंसाफ मुहैया कर सके। जी जी खाकवानी साहब, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, ये सर इस वक्त जो सबसे बड़ा एक हमें डलीमा नज़र आ रहा है, बात आपने ठीक की है कि वो अब इन पे जजेस पे, नो ऑफेंसेस, हमारी तरफ से बड़ी इनकी रिस्पेक्ट है तमाम ऑनरेबल जजेस के लिए, तो जैसे मीडिया में ये डिवीजन शुरू हुई सर कि ये जी फलां पार्टी के जजेस हैं, ये जर्नलिस्ट हैं, ये फलां का एंकर
फलां पार्टी का है, ये उसका स्पोक्स, मतलब बिल्कुल उन्होंने अल्लाह ऐलान वो ले ली, लाइन्स ले ली। हमारे मीडिया में है सर, अब क्या छुपाएं अब आपसे, एवरीबॉडी नोज। ऐसे हमने ब्यूरोक्रेसी में भी देखा, वहाँ भी यही मसला शुरू हुआ सर। अब हम देख रहे हैं जुडिशरी पे भी यही बातें होना शुरू हो गई हैं कि फ़लाँ फ़लाँ जजेस जो हैं उनका फ़लाँ पार्टी की तरफ ये झुका हुआ है, फ़लाँ का फ़लाँ की तरफ झुका हुआ है। अब जो इसमें जजेस सबान हैं इन पे भी तनकीद आना शुरू हो गई, हुकूमत या बाकी लोग जो हैं वो भी शुरू हो गए कि इनका फ़लाँ पार्टी के साथ इनका झुकाव था। सो ये जुडिशरी के अंदर इस तरह की चीज़ें आना सर, ये तो ज़्यादा नहीं समझते हैं कि इससे मीडिया से या इससे ब्यूरोक्रेसी से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है कि जिन्होंने इंसाफ देना है, ब्यूरोक्रेसी या जर्नलिस्ट या दीगर इदारे गलतियाँ करेंगे तो अदालतों ने उनको ठीक करना है। जब वहाँ पे ये जजेस सबान पे भी इस तरह के मतलब बातें होना शुरू हो जाएं कि वो फलां का है, फलां का है, फलां का है, देन तो क्या किया जाए सर? आई एम सॉरी फॉर लॉन्ग। मैं तो आपकी बात से तुझे से इत्तेफाक करता हूँ, और ये मैंने जब से कल से ये पढ़ना शुरू किया है और उन्होंने जितने चीजें बयान कर सके हैं, ये बहुत ही एक जबरदस्त किस्म की एलिगेशन है। और इतने बड़े ओहदेदार मुल्क के हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से 6 हज़रात का ये लिखना, मेरे ख्याल में इससे बड़ा मैंने कोई इस किस्म का मायूस कौन काम, और जो एक इतने बड़े इदारे के लोगों के साथ अगर ये हो रहा है तो इसकी जान पहचान जरूर होनी चाहिए। और उनके जितने भी इल्जामात हैं, उनकी जुडिशल जो काउंसिल है पाकिस्तान की, जिसके सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और फिर 2 जजेस और उनके साथ सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के अब 3 हो जाएंगे, और बाकी 2 हज़रात सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस हैं जो बाकी हाई कोर्ट्स के अंदर इस वक्त सब सीनियरिटी में ऊपर नंबर 1 नंबर 2 होंगे, वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर बनेंगे। इन 5 हज़रात से ये तवक्को की जाएगी कि ये इसकी जांच पड़ताल की जाए इन एलिगेशंस की, और इन हज़रात का जो भी उनके साथ ज्यादती की गई है उनके अजीजों वकारब के साथ, उसका अजाला किया जाए। ये तो फिर इस वक्त अगर ये ना हुआ, ये तो फिर जंगल का कानून और पाकिस्तान का कानून में कोई फर्क ना रहा। पहले ये फर्क होता था आम आदमी के साथ, आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता था, वो सिविल जज के लेवल पे नुकसान हो गया, पुलिस ने नुकसान कर दिया, अपना ऑर्डनरी मजिस्ट्रेट समान ने कर दिया, और वो लोग दर बदर होके फिरते थे। आज इसके सामने 6 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट हैं और एक ही हाई कोर्ट है जो इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त इतने बड़े ओहदेदारान को ये शिकायत हैं। अच्छा खान साहब ये बताइएगा कि हमने देखा है पिछले इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद स्पेशली कि जुडिशरी के अंदर बहुत ही खौफनाक किस्म की एक डिवीजन है। ये जजेस के अपने दरमियान में बहुत सारे इख्तलाफात हुए, ओपनली हुए, लेटर्स लिखे गए, एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने इंक्वायरियाँ की, ट्रायल किए, और अच्छा खासा बैड ब्लड हमने देखा पिछले चंद सालों में। हमने देखा है कि जो चीफ जस्टिस थे जो भी माजी में रहे हैं, उनका जो होल्ड था वो थोड़ा सा कमज़ोर था, उनकी बेंच के लोगों के साथ उस तरह नहीं बन पा रही थी। सो मतलब है अभी हमने देखा है एक जज साहब थे उन्होंने इस्तीफा दिया है सर, एक और थे उनको घर भेजा गया मज़ाहिर नकवी साहब को। सो ये जुडिशरी इटसेल्फ इसकी जिम्मेदार है या एक्सटर्नल फोर्सेज हैं जो उनको वो कर रहे हैं? आप समझते नहीं कि जुडिशरी खुद वीक हुई है, इनके आपस के इख्तलाफात, डिवीजन्स, पॉलिटिक्स, एक दूसरे के खिलाफ अगर लेटरबाजी, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात, एक दूसरे को लेग पुलिंग, मतलब उनको हम ये ब्लेम करें कि खुद इंटरनल उनके अपने डिफरेंसेस से जिससे दीगर बहर के इदारों को मौका मिला है कि वो स्ट्राइक करें और इनको कमज़ोर करके इनसे काम लेना शुरू कर दें, तो जुडिशरी खुद को भी ब्लेम करेगी या वो एक्सटर्नल फोर्सेज को ब्लेम करेगी? स्पेस तो इन्होंने दिया उनको सर। आप दोनों चीज़ों को ज़रा मुख्तलिफ जाविये से देखिए मेहरबानी करके सर। ये आपने जो चीफ अपना सुप्रीम कोर्ट के जजेस 2 ने इस्तीफा दिया, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उसका और इन 6 हज़रात का जमीन आसमान का फर्क है भाई साहब। वो उनके साथ जो हुआ है वो एक उनकी ट्रायल एक जुडिशल कमीशन का या जजेस के हज़रात ने बैठ के अपने कुलीग्स के बारे में जो रिपोर्टें देखी हैं उसके ऊपर उन्होंने फैसला किया है, और एक जज साहब ने खुद ही उससे पहले इस्तीफा दिया है। वो बिल्कुल वो एलिगेशन वो तो मुख्तलिफ चीज़ है।
ये 6 हजरात और बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनके साथ खुफिया इदारों ने उनके ऊपर असरअंदाज हुए, जहां पर इन लोगों ने कहना नहीं माना तो उनके अजीज और अकारब पर अपना कोई ज्यादती की गई है। ये और जो जुडिशरी के अंदर मसले मसाइल हैं वो ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। सर मैं खान साहब सॉरी फॉर इंटरप्शन, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं थोड़ा सा इसको जो फर्दर इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। जब आपका घर वीक हो जाए, घर के बंदे वीक हो जाएं, यूनिटी ख़राब हो जाए और ये खबरें बहर आना शुरू हो जाए मीडिया के पास, ये पब्लिक के नॉलेज में, इदारों के नॉलेज में, सीक्रेट एजेंसी के नॉलेज में कि घर के ये लोग जो हैं, फर्द जो हैं, अब उनका इत्तेफाक नहीं रहा, आपस में लड़ रहे हैं, तो साहब जरा वो तो फ़ायदा उठाएंगे, वो तो फिर जज साहब भी अप्रोच होंगे, उनके पास भी जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हाउस ये ऑर्डर में नहीं है। मैं इस वजह से कह रहा था कि अगेन जुडिशरी जो है इट सब लड़ रही है, एक दूसरे से लड़ रही है पिछले कोई। और मैं अगर एक पॉइंट ऐड करूं क्लास साहब, आपके पॉइंट में केस खत में बेस बनाया गया है शौकत सिद्दीकी साहब के केस को, तो जिस वक्त उनको निकाला जा रहा था तो फिर उस वक्त अगर जजेस बोल पड़ते तो ये मामला उसी वक्त टेकअप हो जाता अगर इस तरह का एलिमेंट मौजूद था। या मैं तो कल के पैराए में बात कर रहा हूँ, जो इन 6 हजरात ने किया है, ये पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की चीज पहली दफा देखी गई है। इसका जो जजेस का आपस में इख्तलाफात हैं या उनकी अपनी नजरिया है कि कोई जजमेंट को किस तरीके से लिखना चाहता है, कोई किसके हक में या किसी के खिलाफ, वो अलग चीज है। ये हजरात कह रहे हैं कि इनके साथ एक कोई इदारे और खुफिया इदारे और गवर्नमेंट की आर्म्स जो है, मुख्तलिफ किस्म के जो लोग हैं, वो इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं और इनके अजीज और कारब के साथ कर रहे हैं, ताकि वो खास किस्म का कोई उनसे काम कराना चाहते हैं या कोई जजमेंट कराना चाहते हैं, जिसके अंदर ये हुकूमत के उन लोगों से जो ताकतवर लोग समझे जाते हैं, उनसे डर के ये पीछे हट के इंसाफ ना करें। ये मसला अलहदा है। जो जजेस के अंदर आपस में कोई है कि उन्होंने कोई चीज गलत की है, सिद्दीकी साहब ने या नकवी साहब ने या अपना किसी और हजरात ने, तो वो इसके साथ इस केस को आपस में मिलाना मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। सर ये बताइएगा, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, फेयर इनफ। सर ये बताइएगा, आजकल आपके इरफान या कादर साहब से दोस्ती तल्लुकात बरकरार हैं या नहीं है सर? मेरे साथ उनके बड़े घरेलू ताल्लुकात माशाल्लाह सर, मैं इसलिए मुझे पता है ना, मैंने कहा आपके वकील भी रहे हैं वो केसेस में। मेरे चेयरमैन रेलवे बोर्ड से, मैं वहाँ उस वक्त डिप्टी चीफ इंजीनियर था। राइट सर, राइट सर। अब मैं सवाल की तरफ आता हूँ सर, इसका मतलब है आप उनकी बातों पे ट्रस्ट करते हैं कि अच्छे बंदे हैं, अच्छे वकील हैं, अटॉर्नी रहे हैं, नैब में रहे, यानी इज ए गुड मैन, और वो जो बातें भी कहते हैं मतलब सच्ची होंगी, चलो 100% नहीं तो 99% होंगी। इस पे बिलीव रखते हैं कि इरफान कादर साहब की बात करेंगे तो ठीक करेंगे? मेरे ख्याल में उनको सही कहना चाहिए। ओके सर, अब मैं सवाल पे आता हूँ सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं सवाल पे आ रहा हूँ। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इरफान कादर साहब ने सर, उन्होंने इन्हीं आज इरफान कादर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इन्हीं 6 जजेस में से, मैं नाम नहीं ले रहा अगेन आउट ऑफ रिस्पेक्ट, उन्होंने तो नाम लिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने एक जज साहब पे बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं कि उनकी फैमिली का ट्रैवल जो है 6 करोड़ रुपए के, तो उनकी फैमिली के ट्रैवल की कास्ट है, और भी सीरियस उन्होंने कुछ इल्जामात लगाए हैं। तो हाउ डू यू सी दैट कि इरफान कादर साहब आप खुद कह रहे हैं अच्छे बंदे हैं, ईमानदार आदमी हैं और वो बात कहते हैं, सच्ची कहते हैं, वो तो एक जज के बारे में उन्होंने ये अल्फाज कहे हैं कि उन्होंने 6 करोड़ रुपया ट्रैवलिंग कास्ट है, और भी बहुत सारी चीज़ें की हैं सर, तो फिर क्या करें सर, अब किस पे बिलीव करें? बात सुनना, ये जितने भी अगर इल्जामात हैं, ये सारे के सारे अंडर द परव्यू ऑफ द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हैं। एक बंदा चाहे वो जितना भी ओहदे पे हो, उसकी भी बात तो होती है ना जनाब, वो और ये जो इदारा है ये जजेस की इन्वेस्टिगेशन करता है। तो अगर वो किसी जज की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उसके अंदर वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, तो वो बिल्कुल जब तक वो अपना दामन साफ नहीं करता, उस वक्त तक उनके ऊपर इल्जाम अगर आज कोई भी लगा रहा है और इरफान कादर साहब लगा रहे हैं, तो वो एक भाई साहब बिल्कुल अलग चीज है। आप प्लीज मेहरबानी करके एक आदमी के बारे में कोई चीज सोच रहे हैं या उन्होंने उसके पास इल्जामात हैं, जब तक इल्जामात प्रूव नहीं होते उस वक्त तक तो वो जनाब वो
फ्री जिम्मा है ना जनाब। बिल्कुल ऐसे आए हैं, आई एग्री विद यू सर। अगर उनके पास है कोई चीज इरफान साहब के पास, जो कि मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही आला ज़र्फ आदमी है, अगर वो उनके पास है तो जुडिशल कमीशन का एक वो अपना चैनल अवेलेबल है, वहां पर वो दरखास्त देकर, जैसे बाकी जजेस के साथ हुआ है, कई जजेस के खिलाफ है कि वो उनको ओहदे से दस्तबरदार किया जाता है। तो ये लोग सारे फरिश्ते तो नहीं है, मैं कह रहा हूँ, मगर मैं तो कह रहा हूँ जिन हजरात ने 6 हजरात ने दस्तखत करके कहा है कि हमारे साथ फलां बंदे के साथ फलाने अजीज के साथ इस ज्यादती हुई है, सही कह रहे हैं, ठीक है, की है, वो तो भाई साहब अलग एक चीज है। वेरी ट्रू सर, वेरी तो ट्रू। हम सारे गुनाहगार लोग हैं कभी कि आज भी आप कुछ भी हमारे बारे में समझते हो, कल हमारे साथ से भी कोई चीज हो सकती है ना, कि हमारे से भी गलती हो सकती है जनाब। बहुत शुक्रिया ठीक है, सर। बहुत शुक्रिया इसाक हकमानी साहब, आपने हमें वक्त दिया और अपनी व्यूज हमारे साथ शेयर किए। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और कुछ सेनेट के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब कुछ बात करेंगे, मरियम रियाज भट्टू साहिबा हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, बुशरा बीबी की ये बहन है, और इन्होंने एक सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म किया है कि ये जो खत वाला मामला था, मैंने तो टीवी नहीं देखा क्योंकि मुझे टीवी लगता है कि टीवी पे कुछ देखने के काबिल नहीं है या उन पे एक तरह की कतगन है, लेकिन पीटीआई ने क्या किया इस बारे में, और सिवाय वो जो आइसोलेटेड स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं उसके अलावा, तो ये क्या कहना चाह रही हैं? अब ये वो चीज़ें हैं, साफ ज़ाहिर है कि उनकी एक कंप्लेंट है कि ये इशू एक बना है, तो इशू को वो करना चाहिए, उसको हाईलाइट करें। आप वकीलों को आज वहाँ मौजूद होना चाहिए था, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में वो करते। मियां दाऊद साहब ने तो पिटीशन फाइल की है। सो आपको पीटीआई की तरफ से उनका ख्याल है, जो क्वेश्चन उन्होंने रेज किए कि शायद पीटीआई ने इतना बड़ा दबंग स्टेटमेंट दे दिया। उनका कहना ये है कि आप लोग वो काम करें, लोग बिजी डू नथिंग, मतलब लिप सर्विस जिसको कहते हैं। सो उन्होंने एक तरह का उनको टांट भी किया है कि जनाब कि आप लोग कोई बयानात के अलावा भी कुछ करते हैं या कुछ सीरियसली काम ऑन ग्राउंड भी आपने किया है। अब मुझे नहीं पता कि उनका ख्याल है अगर क्या करना चाहिए था कि मैं यही पूछना चाहती थी, किया एक और काम है, अब वो मानेंगे तो नहीं हो कि जो काम वाले थे, ये वकील थे, उन तमाम को आपने सियासत पे लगा दिया है, जिन्होंने वकालतें करनी थी, जिन्होंने कोर्ट संभालनी थी, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे, मुफ्त में मिलने थे वकील। सारे वकील जो हैं या एमएनए बन गए हैं या सेनेटर बना दिया आपने। अब उनका जो कैलिबर है, लेवल है, अब वो तो थोड़ा सा ऊपर हो गया है, अब वो तो अदालतों में नहीं जा रहे। तो जब आपने उनको सियासत में डाल दिया वकीलों के कि तुम सियासत करो, तो वकालत हम किसी और से करवाएंगे, फिर कौन करे? वर्कर बेचारा तो नहीं जा सकता पिटीशन लेके। तो इसके बाद गिला बनता तो नहीं। अब ये पीटीआई के लिए भी एक गौर तलब मामला है कि उनको क्या करना चाहिए था टू लिव अप टू दोज एक्सपेक्टेशंस। बहुत शुक्रिया क्लास साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।